गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अमनदीप आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा काई स्क्वायर टेस्ट। डिटेल में हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये, और इसमें से आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो डिटेल में मैं इस चैप्टर को करवाऊंगा। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए थे उन सब की वीडियोस मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है। इससे पहले हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया था, 1 सैंपल टेस्ट, और एक हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 2 सैंपल टेस्ट भी किया था। तो जब भी आपके पास एक मीन या एक प्रोपोर्शन को आप टेस्ट करना चाहते हो, या 2 आपके पास सैंपल हैं, उनके आप अगर मीन या प्रोपोर्शन को चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने 1 सैंपल और 2 सैंपल टेस्ट को हमने पूरी डिटेल में स्टडी किया था। तो इस चैप्टर को देखने से पहले आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या एमकॉम या एमबीए के आप स्टूडेंट्स हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, एडवांस स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो उन सब वीडियोज़ को भी आप देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ डिटेल में मैंने बनाई हुई है। और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे आप मेल कीजिए, आई विल आंसर दैट। तो आज हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट कई जगहों पर यूज होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब भी आप कभी इंटरव्यू भी देने जाएंगे टीचिंग पोस्ट के लिए, तो जो इंटरव्यूअर है वो काई स्क्वायर टेस्ट में से कई बार सवाल पूछ लेता है आपकी नॉलेज को जानने के लिए। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जितना भी कंसेप्ट है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन जितना मुझे आता है, जितना बुक से मैंने सीखा है। बुक हम कौन सी स्टडी करेंगे? वही सेम बुक हम जो पूरा मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं वो सारे के सारे लेविन रूबिन की एक बुक है, लेविन एंड रूबिन। इंडियन एडिशन इसका जो है उसमें सिद्दीकी एंड रस्तोगी ने भी कुछ डाला हुआ है। तो 8th एडिशन इसका हम पढ़ रहे हैं और पियर्सन पब्लिकेशन है। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जेआरएफ की तैयारी में है, या स्टैटिस्टिक्स से उनको घबराहट है, स्टैटिस्टिक्स उनको पसंद नहीं है, तो वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। काफ़ी डिटेल में इसमें कंसेप्ट्स को समझाया गया है। बहुत कम एग्जांपल्स लिए गए हैं और एक ही एग्जांपल के थ्रू पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया गया है। तो एमकॉम के बच्चों के लिए, एमबीए के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक, एक शानदार बुक जो हमेशा आपको पढ़नी चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए पर्सनल। और जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतनी बार ये इट्स लाइक ए ग्रेट बुक जो आपको हर बार न्यू इंसाइट्स देगी, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जब भी आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कोई आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं, एक इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, तो ये बुक ज़रूर पढ़ें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। देखिए, हमने इससे पहले के चैप्टर्स में ये सीखा था कि जब भी आपने कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करनी है, तो या तो आप 1 सैंपल लेंगे या 2 सैंपल लेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने ये देखा था, सॉरी फॉर माय राइटिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने ये देखा था कि आपने अगर मीन या प्रोपोर्शन को चेक करना है, उसके लिए आपने एग्जम्पशन लेनी है, उस एग्जम्पशन को फिर आप चेक कर रहे थे, टेस्ट लगा रहे थे। तो मीन और प्रोपोर्शन के लिए आप 1 सैंपल या 2 सैंपल लेकर के आप उसको चेक कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके पास 1 सैंपल हमने कर लिया, 1 सैंपल टेस्ट हमने लगा के देख लिया, 2 सैंपल टेस्ट हमने लगा के देख लिया। अब बात ये आती है, इन दोनों को हमने मीन और प्रोपोर्शन चेक किया था इसका। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 2 से ज़्यादा सैंपल हो फिर क्या करें? अगर हमारे पास सैंपल जो है वो 3 सैंपल हैं, सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3। अगर हम इन 3 सैंपल्स का मीन चेक करना चाहते हैं, वेदर दैट मीन इज इक्वल और नॉट, तो जब आप मीन चेक करना चाहते हो मोर देन 2 सैंपल मीन का, देन आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए अनोवा का यूज़ करोगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये आपने हमेशा याद रखना है। और अगर आपने मोर देन 2 सैंपल्स लिए हैं, मान लो 3 सैंपल लिए हैं या 4 सैंपल लिए हैं, उसका अगर आप प्रोपोर्शन चेक करना चाहते हो, प्रोपोर्शंस वेदर दे आर इक्वल और नॉट,
तो हम क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन 1 का जो प्रोपोर्शन है, पॉपुलेशन 2 का जो प्रोपोर्शन है और पॉपुलेशन 3 का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। हम ये मान के चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस हमारी ये है। तो अगर मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को अगर आप इक्वालिटी चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये छोटी सी बात भी अगर आप याद रख लें तो आप एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट के एग्जाम में थोड़ा सा आपका बेस क्लियर होगा, वहीं से क्वेश्चन आप इसको पकड़ पाएंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया है कि अगर मोर देन 2 सैंपल हैं, मोर देन 2 सैंपल्स हैं, अगर उसका मीन की इक्वालिटी चेक करनी है तो अनोवा, और अगर प्रोपोर्शंस की इक्वालिटी चेक करनी है तो काई स्क्वायर टेस्ट। तो सिंपल मीनिंग क्लियर हो गया है कि अगर 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से ज़्यादा आपको प्रोपोर्शंस चेक करने हैं तो आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। तो हमने 1 सैंपल टेस्ट को यूज़ किया था कि क्या मीन और प्रोपोर्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से। इसको हम 1 सैंपल टेस्ट में कर चुके हैं कि आपने मीन कुछ मान के चले थे, आप ओरिजिनल वैल्यू मान लो 30 है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी हाइपोथेसिस वैल्यू 35 है, तो क्या ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है, उसमें हमने 1 सैंपल टेस्ट लगाया था। 2 सैंपल टेस्ट के अंदर हमने एग्जामिन किया था कि 2 मीन्स या 2 प्रोपोर्शंस जो हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट हमने मीन और प्रोपोर्शन के लिए यूज कर रखा है। वो दोनों के दोनों आप चैप्टर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी डिटेल में ये सब्जेक्ट करवाया हुआ है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे पास प्रोपोर्शन है 5 पॉपुलेशंस, तो 2 से ज़्यादा हो गया, मोर देन 2 सैंपल हो गया हमारे पास। जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा सैंपल का प्रोपोर्शन आप चेक करना चाहते हैं, प्रोपोर्शन चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या लगाओगे? काई स्क्वायर टेस्ट। इसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर। ये काई स्क्वायर है, ऊपर हमने स्क्वायर कर दिया है। इन दिस केस आपने जो प्रोपोर्शंस कंपेयर करने हैं, तो जो 2 सैंपल टेस्ट में हमने जो प्रोसीजर लगाया था, जो मेथड लगाया था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, हमें यहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट यूज करना होगा। और अगर मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन की बात आए तो मीन के लिए हमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करना होगा। 2 सैंपल टेस्ट का मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो दोबारा मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि प्रोपोर्शंस अगर मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे, और अगर मोर देन 2 पॉपुलेशन मीन चेक करना चाह रहे हैं, उनकी इक्वालिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो अनोवा लगाएंगे। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो हमें क्या टेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस जो हैं, क्या उनको इक्वल माने या ना माने, उनको ये जानने के लिए हम ये टेस्ट लगा सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। वेदर मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस कैन बी कंसिडर्ड इक्वल और नॉट, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू काई स्क्वायर टेस्ट। तो जब भी 2 से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को आप चेक करना चाह रहे हो तो उसके लिए हम एक काई स्क्वायर टेस्ट लगा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर आप देखना चाहें तो आगे भी मैं एग्जाम्पल दूंगा, अब भी आप एग्जाम्पल देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। मान लो हमारे पास 2 मेथड हैं, क्लासरूम टीचिंग के 2 मेथड हैं कि एक तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो और एक ऑफलाइन क्लास ले लो। और आपके पास ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के जो है बच्चे हैं जो ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं। तो अगर हम देखना चाहें कि कितने बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन को प्रेफर कर रहे हैं, तो हम उनका प्रोपोर्शन ले सकते हैं। तो हमने प्रोपोर्शन लिया तो हमें पता लगा कि ऑनलाइन को प्रेफर करने वाले 70% हैं, ऑफलाइन को फिर मतलब 30% रह गए। ये हमारी बात हो गई है कि जो बच्चे नॉर्थ में हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो हैं वो यहाँ 70 और 30% लाइक कर रहे हैं। फिर हम यहाँ साउथ का भी ले सकते हैं, फिर यहाँ हम वेस्ट का भी ले सकते हैं और ईस्ट का भी ले सकते हैं। 60%, 40%, 65, 35, 75 और 25। अब ये हमारे पास क्या आ गए? प्रोपोर्शंस आ गए हैं। तो अब ये जो प्रोपोर्शंस हैं ये मोर देन 2 सैंपल हैं,
सैंपल जो हमने लिया है वो 4 जगहों से लिया है, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से और ईस्ट से। तो ये जो हमारे प्रपोर्शंस हैं, क्या हम इनको इक्वल माने या डिफरेंस जो है सिग्निफिकेंट माने, कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट जो है इनका जो प्रपोर्शन आया है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है, कि जो बच्चे ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं क्या वो अलग अलग जगहों पे जो आए हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो हम ये जो प्रेफरेंस है ये निकाल सकते हैं इस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट लगा करके। अब ये तो काम हो गया काई स्क्वायर का पहला। काई स्क्वायर जो है वो और भी बहुत जगह पे काम आता है, वो चारों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में, यूजीसी नेट के एग्जाम में या एमकॉम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वहां से आपको उसको पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह का है। तो काई स्क्वायर जो है वो आप ना सिर्फ प्रोपोर्शंस की इक्वालिटी को चेक करने के लिए लगा सकते हैं, बल्कि और भी 3 जगहों पे वो काम आएगा। दूसरा ये पॉइंट है कि अगर आपको 2 एट्रीब्यूट्स मैं दे दूं, 2 एट्रीब्यूट्स आपके पास हों और उन एट्रीब्यूट्स को अगर कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए तो हम इन 2 एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस को चेक कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पॉपुलेशन को 2 एट्रीब्यूट्स में बांटा है, 2 मेन एट्रीब्यूट्स में अपनी पॉपुलेशन को बांट दिया है और आगे भी उसकी कई कैटेगरी बना दी है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं कि ये जो 2 मेन एट्रीब्यूट्स में हमने पॉपुलेशन को बांटा था, आर दे इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोबारा सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं एक पॉपुलेशन को क्लासीफाई कर दूं कई कैटेगरीज के अंदर, मैंने अपनी पॉपुलेशन को कई कैटेगरीज में बांट दिया है, ठीक है, और वो 2 कैटेगरीज में जो मैंने बांटा है वो मेनली 2 एट्रीब्यूट्स हैं, वो मेनली 2 एट्रीब्यूट्स हैं। उसके हिसाब से जैसे एज और जॉब परफॉर्मेंस, एज एंड जॉब परफॉर्मेंस के हिसाब से ये 2 मेन एट्रीब्यूट हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मैंने कई कैटेगरीज में बांट दिया है। तो अब मेरे पास 2 एट्रीब्यूट क्या हैं, मेन एट्रीब्यूट में क्या चेक करना चाहता हूं कि क्या जॉब परफॉर्मेंस जो है वो रिलेटेड है एज से, कि क्या एज का और जॉब परफॉर्मेंस का कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। एज का और जॉब परफॉर्मेंस का क्या रिलेशन है वो अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो मैं यहां पे चेक कर सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एज यहां पे ले लूंगा, यहां पे मैंने ले लिया एज और यहां मैंने ले ली जॉब परफॉर्मेंस, गुड और बैड। तो एज को मैं कई कैटेगरीज में बांट दूंगा। अब तो यूं मैं कह दूंगा कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। क्लियर? तो यहां मैंने क्या किया, 2 एट्रीब्यूट्स लिए, आप मेनली पकड़िए, आगे एग्जांपल जो मैं दूंगा उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा। 2 एट्रीब्यूट्स मैंने लिए, उन एट्रीब्यूट्स को मैंने देखना है कि एज का जॉब परफॉर्मेंस के साथ क्या रिलेशन है, या फिर यूं कहें कि एज और जॉब परफॉर्मेंस आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो जब भी आपने अपनी पॉपुलेशन को कई कैटेगरीज में बांटा हो और खास करके 2 एट्रीब्यूट्स आपने लिए हों, कोई भी 2 एट्रीब्यूट्स आप ले सकते हो, और ये चेक करना हो कि ये जो 2 एट्रीब्यूट्स मैंने लिए हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट है या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो पहला, अगर कई प्रपोर्शन हो आपके पास उसको चेक करने के लिए। दूसरा, 2 एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए भी आप कर सकते हो। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड है, तीसरा पॉइंट है, कई बार ऐसी मैनेजरियल सिचुएशन आती है, मैनेजमेंट के पास कई बार ऐसा होता है कि दे आर कंसर्न्ड विद द वेरिएबिलिटी, कि उनको वेरिएबिलिटी चेक करना है, वेरिएंस चेक करना है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द मीन, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द प्रोपोर्शन, नाउ दे आर कंसर्न्ड विद द वेरिएबिलिटी, की वेरिएंस कितना है। तो अगर आपको वेरिएंस चेक करना हो, एक सैंपल जो आपने लिया है या 2 सैंपल आपने लिए हैं, उनके वेरिएंस अगर चेक करने हो आपको, आपस में वेरिएंस इक्वल है या नहीं, तो आप काई स्क्वायर का यूज कर सकते हो। अगर मोर देन 2 सैंपल है
मोर देन टू सैंपल, मोर देन टू सैंपल का वेरिएंस अगर आप चेक करोगे, मीन चेक करोगे, तो वहाँ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस लग जाएगा, अनोवा लग जाएगा। और अगर 2 सैंपल का वेरिएंस चेक कर रहे हो तो फिर आपको काई स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी। दोबारा मैं आपको फिर एक बार याद करवा देता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट देख रहे हैं कहाँ कहाँ यूज़ होगा। पहला मैंने आपको बताया कि अगर आपने 2 सैंपल ले रखे हैं, उसका अगर आपको मीन या प्रोपोर्शन चेक करना है तो आप 2 सैंपल टेस्ट जो मैंने पिछले चैप्टर में करवाया था, वो उसका जो मेथड है वो आप लगा सकते हो। जेड टेस्ट और टी टेस्ट लगा करके आप मीन और प्रोपोर्शन जो है वो चेक कर सकते हो, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब अगर 2 सैंपल से ज़्यादा आपको मीन की इक्वालिटी चेक करनी है, मीन चेक करना है, तो आप अनोवा लगाओगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और अगर मोर देन 2 सैंपल है, उसका अगर आपको प्रोपोर्शन चेक करना है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन चेक करने के लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट लगाओगे। तो अभी हमें क्लियर हो गया कि मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन चेक करने के लिए आपको काई स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा। दूसरा कब काम आता है टेस्ट, ये काई स्क्वायर टेस्ट कब काम आता है? जब आपके पास आपने अपनी पूरी पॉपुलेशन को कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और इनके लिए 2 एट्रीब्यूट्स मेन चेक करना चाहते हो आप। 2 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास, एज और जॉब परफॉर्मेंस, कि एज का जॉब परफॉर्मेंस पे क्या असर है। तो आपने जो है एज और जॉब परफॉर्मेंस 2 एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए आपके पास कई सैंपल हैं, कई जगह पे आपने इसको कैटेगरीज बनाई है। तो इनको चेक करने के लिए हम क्या लगाएंगे? काई स्क्वायर टेस्ट। तो हमें 2 चीज़ें पता लग गई। मोर देन 2 सैंपल का अगर प्रोपोर्शन चेक करना हो, प्रोपोर्शन की इक्वालिटी चेक करनी हो, तो काई स्क्वायर लगेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 मेन एट्रीब्यूट्स, आप उनकी इंडिपेंडेंस चेक करना चाहते हो, वेदर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो आप काई स्क्वायर लगा सकते हो। तीसरा, अगर पॉपुलेशन जो है उसके अंदर आप वेरिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, 2 पॉपुलेशन सैंपल आपने लिए, वेरिएबिलिटी कितनी है, वेरिएंस कितना है, तो उसके लिए भी आप काई स्क्वायर लगा सकते हो। एक लास्ट रह गया चौथा, जिसको हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या कहता है कि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही रहेगा। अगर आपने पीछे के मेरे लेक्चर देखे हों, स्टैटिस्टिक्स को जब हमने स्टार्ट किया था, तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। तो पहला था बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल। दूसरा था पॉइसन। तीसरा था आपका नॉर्मल। अब 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हैं, तीनों अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। जब आपके पास 2 ही वेरिएबल एक्स और वाई हो, जैसे पास और फेल, यस नो, है ना, तो 2 तरह की आपके पास कैटेगरी हो, सिर्फ सक्सेस और फेलियर, तब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आप यूज कब करते हैं? जब आपका जो इवेंट है वो बहुत ही रेयरली होता है। जैसे कोई टोल प्लाजा है, उस पे से गाड़ियाँ जो निकल रही हैं, वो 1 सेकंड में कितनी गाड़ियाँ निकल रही हैं, बहुत ही कम इस तरह की आपके पास फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसमें हम पॉइसन यूज करते हैं। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ के हर एक जो हमारे कंसेप्ट्स हैं, हाइट हो गई, वेट हो गया, कितने लोग कार चला रहे हैं, ये सब जितने भी नॉर्मल हैं वो सारे के सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है कि कौन सा लगाना चाहिए था, तो आप गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट यूज कर सकते हो कि मैंने जो वेरिएबल लिए हैं उसके ऊपर मैं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, उस क्वेश्चन को आपने पॉइसन से डिटेल कर दिया, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपने लगा दिया। अब क्या आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सही लगाया है या नहीं लगाया है, उसके लिए भी आप काई स्क्वायर टेस्ट यूज कर सकते हो, ये देखने के लिए भी हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाया है क्वेश्चन के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए,
उसको हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। वहाँ भी आप काई स्क्वायर का यूज़ कर सकते हो। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो 4 जगहों पे यूज़ होगा। पहला, मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस की इक्वालिटी चेक करने के लिए काई स्क्वायर लगेगा। दूसरा, 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए। अगर आपने पॉपुलेशन को कई कैटेगरीज में बांट रखा है और 2 एट्रीब्यूट आपके पास हैं, एक इधर होगा एक इधर होगा, तो इसके लिए हम डाटा इकट्ठा करेंगे, टेबल बनाएंगे। तो इन 2 एट्रीब्यूट्स की अगर इंडिपेंडेंस चेक करनी हो कि ये दोनों जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तीसरा, अगर आपने पॉपुलेशन के अंदर वेरिएबिलिटी को चेक करना हो कि 2 पॉपुलेशन ली है मैंने, 2 पॉपुलेशन में से 2 सैंपल लिए हैं, तो क्या आपस में इनका वेरिएंस जो है, इनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो इक्वल माने या ना माने। और चौथा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहिए मुझे, नॉर्मल लगाना चाहिए, पॉइसन लगाना चाहिए या बाइनोमियल लगाना चाहिए, ये भी आप इसमें चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि काई स्क्वायर टेस्ट क्या काम आता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि काई स्क्वायर टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिसाइड वेदर ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, चाहे वो बाइनोमियल हो, पॉइसन हो या नॉर्मल हो। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाना चाहिए था, कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए था, वो भी आप काई स्क्वायर से यूज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। 2 एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या वे दोनों एट्रीब्यूट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, उसको हम इसमें चेक करेंगे। तो वो जो प्रोपोर्शन वाला जो पहला पॉइंट है वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा कि क्या मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को इक्वल माने या ना माने, वो भी इसी में कवर हो जाएगा। तो दोनों ये पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिटेल में मैं आपको इसको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, ये एग्जाम्पल सिर्फ बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। सपोज कीजिए एक कैंपेन मैनेजर है, एक प्रचार को संभालने वाला एक मैनेजर है जो एक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है। जैसे अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के लिए, तो वहाँ ट्रंप है और कमला हैरिस, ये दोनों प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। तो इनका प्रचार संभालने के लिए ट्रंप जो है उसने प्रचार को संभालने के लिए एक कैंपेन मैनेजर रखा हुआ है, प्रचार को संभालने वाला मैनेजर रखा हुआ है। तो उस मैनेजर ने क्या किया, 3 अलग अलग ज्योग्राफिकल डिफरेंट रीजन को स्टडी किया। 3 अलग अलग जगह को उसने स्टडी किया। मान लो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ, साउथ और वेस्ट 3 जगहों पे उसने क्या किया, कैंडिडेट जो है उसका ट्रंप, उसके लिए एक स्टडी की। यहाँ 3 पे उसने लोगों से पूछा कि क्या आपको ट्रंप का पता है कि ट्रंप कौन है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है जो, ये आदमी कौन है। तो उसमें से अलग अलग एरिया में इतने लोगों ने उसके नाम को पहचाना, रिकॉग्नाइज द कैंडिडेट नेम। तो उसने कहा कि 35% लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर कैंडिडेट का नाम जानते हैं कि ट्रंप नाम का कोई बंदा खड़ा हुआ है और वो लड़ रहा है। साउथ में 42% और सेंट्रल में 51%। तो अब मेरे पास क्या आ गए, ऐसे कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। मैंने क्या टेस्ट किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंट का नेम कितने लोग जानते हैं। तो मुझे पता लगा नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में 35%, 42% और 51% लोग जो है वो उसका नाम पहचानते हैं, उसको जानते हैं, उसकी शक्ल को उसके नाम से पहचानते हैं। तो अब मुझे ये पता करना है कि क्या जगह का, लोकेशन का और वो जो नेम जानते हैं या नहीं जानते उससे कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर देखिए लोग नाम जानते हैं
तो फिर तो हर बार जो आप जिस भी जगह पे आप स्पीच देने जाओगे वहाँ पे आपको अलग अलग बातों का, स्पीच के अंदर अलग अलग चीज़ों का जिक्र करना पड़ेगा। आपकी स्पीच अलग होगी क्योंकि वो आपका नाम पहचानते हैं, आपको जानते हैं, इसलिए आपकी स्पीच जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर यहाँ पे मुझे पता लगा कि तीनों जगहों पे नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में लोग जो हैं वो मेरा नाम नहीं जानते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, अपनी स्पीच जो है वो एक जैसी रखूँगा। तो वहाँ पे स्पीच का और लोकेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि लोग नाम ही नहीं जानते। तो इसलिए इस बात का बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो भाषण दे रहा है, जो प्रेसिडेंट है, जो जिस लोकेशन पे वो गया हुआ है, तो लोकेशन विल अफेक्ट द वे द कैंडिडेट शुड एक्ट। कि प्रेसिडेंट को किस तरह से एक्ट करना चाहिए, स्पीच कैसी यूज़ करनी चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्या मान के चलता हूँ, मैं नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलूँगा कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में लोग जो है नाम पहचानते हैं, और अगर ये डिफरेंस मैं मानता हूँ कि सिग्निफिकेंट नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन लोकेशन एंड कैंडिडेट नेम रिकॉग्निशन, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं है मैं किसी भी तरह की स्पीच यूज़ करूं। अगर नल हाइपोथेसिस की बजाय अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में लोग जो है वो नाम जानते भी हैं और लोकेशन का भी फ़र्क पड़ रहा है, तो मुझे अपनी स्पीच जो है उसको ठीक करना पड़ेगा, हर बार अलग स्पीच का यूज़ करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो किस तरह की स्पीच यूज़ करे, किस तरह की बातें यूज़ करें, और प्लेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेस का और स्पीच का आपस में क्या रिलेशन हुआ वो डिपेंड करता है कि वो नाम पहचानते हैं या नहीं पहचानते। अगर प्लेस अलग अलग जगह पे जाके वो भाषण दे रहा है तो उसकी स्पीच भी अलग अलग होनी चाहिए। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि नॉर्थ, वेस्ट और साउथ के अंदर क्या लोग आपको नाम से जानते हैं या नहीं जानते। तो यहाँ पे मुझे 3 प्रपोर्शन मिल गए हैं, 35, 42 और 51। तो क्या इनके अंदर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, वो मुझे अगर चेक करना है तो उसके लिए मुझे काई स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ेगा मोर देन 3 पॉपुलेशन प्रपोर्शन को चेक करने के लिए। तो मुझे अल्टीमेटली मैनेजर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या लोकेशन का और नेम रिकॉग्निशन का आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, वेदर दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये मैंने क्या किया, 2 एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं, या कह लो कि मेरे पास प्रपोर्शन है। 2 एट्रीब्यूट्स क्या हैं, लोकेशन और नेम रिकॉग्निशन, कि कितने लोग मेरा नाम जानते हैं और लोकेशन क्या है। तो अगर मैं इसको यहाँ टेबल में बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लोकेशन ले लूँगा, सबसे पहले ऊपर लोकेशन ले लूँगा, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। कितने लोग हैं जो नेम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, 35%, 42% और 51%। कितने लोग हैं जो नेम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 49%। टोटल आपका हो गया 100%। तो इस तरह से मेरे पास ये टेबल बन जाएगी। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लोकेशन और नेम रिकॉग्निशन 2 एट्रीब्यूट है मेरे पास, इनको मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, इसको प्रॉपरली मैं करवाऊंगा अभी। एग्जाम्पल देखिए कि 4 रीजन है मेरे पास 4 अलग अलग रीजन हैं, 4 अलग अलग जगह हैं। तो उसमें नेशनल हेल्थ केयर कंपनी एक कंपनी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, हेल्थ केयर कंपनी है, वो सैंपल ले रही है अपने हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, 4 रीजन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके, उनका एटीट्यूड चेक करना चाहती है जो परफॉर्मेंस रिव्यू को लेकर के। ये जो कंपनी है उनकी जॉब को रिव्यू करती है, बताती है कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे, उसको चेक करती है।
तो ये जो रिव्यू ले रही है इसके लिए इसके पास दो मेथड हैं, एक प्रेजेंट मेथड है और एक न्यू मेथड है। तो उन्होंने कहा है कि आप बताइए प्रेजेंट मेथड को लेंगे या नए मेथड को लेंगे। ये जानना चाहती है कि हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो प्रेजेंट मेथड है उसके अंदर 1 साल में 2 रिव्यू करती है। न्यू मेथड में क्वार्टरली रिव्यू होंगे, 1 साल में 4 आपको रिव्यू करवाने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्या समझा? एक हेल्थ केयर कंपनी है जो अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब परफॉर्मेंस रिव्यू करती है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसकी चेकिंग करती है। तो एम्प्लॉयज़ को इसने चॉइस दी है कि आप बताइए कि आप प्रेजेंट मेथड को लाइक करोगे या न्यू मेथड को लाइक करोगे। प्रेजेंट मेथड में साल में 2 बार रिव्यू होगा, न्यू मेथड में साल में 4 बार रिव्यू होगा। तो हमें ये देखना है कि मेथड का और लोकेशन का क्या आपस में रिश्ता है। तो इसमें हम एक कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे काई स्क्वायर के अंदर। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा। क्वेश्चन ये है कि कंपनी जो है वो क्या चेक करना चाहती है कि जो रीजन है, रीजन का मतलब इसने 4 जगहों से डाटा उठाया है। 4 जगह मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल से और वेस्ट से 4 अलग अलग रीजन लिए हैं कंपनी ने। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट। ये तो हो गई रीजन की बात। इस रीजन को मैंने क्लासीफाई कर दिया आगे और कैटेगरीज में। तो मैंने कुछ कैटेगरीज बना ली। पहला मेरा एट्रीब्यूट है रीजन और दूसरा है कितने लोग हैं जो न्यू मेथड को लाइक करेंगे और कितने लोग जो हैं वो प्रेजेंट मेथड को लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा आ जाएगा कितने लोग हैं जो प्रोपोर्शनली उनको लाइक कर रहे हैं। तो ये मेरी बन जाएगी कंटीजेंसी टेबल। अब यहाँ आपने क्या पकड़ना है, आपने क्या किया है, अपनी पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन आपकी क्या है, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरी पॉपुलेशन है। हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ मेरी पॉपुलेशन हो गई। पॉपुलेशन को मैंने कई कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है विद रिगार्ड टू 2 एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट पकड़ने हैं आपने। एट्रीब्यूट क्या है? पहला एट्रीब्यूट है रीजन, जगह, लोकेशन, और दूसरा है मेथड प्रेफरेंस। मेथड प्रेफरेंस, कौन सा मेथड पसंद कर रहे हैं। तो क्या जगह का फर्क पड़ता है मेथड प्रेफरेंस के ऊपर या नहीं पड़ता है? अगर नहीं पड़ता है फिर तो आप कोई सही मेथड लगाइए, किसी भी जगह पे लगाइए, और अगर पड़ता है तो फिर आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमें चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे। तो वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हमें करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे मैंने इस टेबल को बनाया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रो बनाऊंगा जो मुझे बताएंगी कि प्रेफरेंस फॉर द रिव्यू मेथड, कि वो कौन सा मेथड पसंद कर रहे हैं। वो तो मैं लूँगा रोज़ के अंदर, और ज्योग्राफिकल रीजन्स जो हैं, जगह जो है, उसको मैं लूँगा कॉलम के अंदर। तो मेरे पास 4 जगह है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सेंट्रल और वेस्ट कोस्ट। इन चारों को मैंने कॉलम में लेना है। तो ये तो हो गए मेरे रीजन, और इधर मैंने लेना है मेथड। नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर प्रेजेंट मेथड कितने हैं। तो ये मुझे पता लग गया 68, 75, 57 और 79। तो ये कितने लोग हैं, 68 लोग हैं जिनको प्रेजेंट मेथड अच्छा लग रहा है। तो उनका प्रेजेंट मेथड में क्या था, 2 रिव्यू करेंगे साल में, कंपनी 2 बार रिव्यू करेगी। साउथ ईस्ट में 75, इसमें 57 और इसमें 79। नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर न्यू मेथड, तो मैंने 2 तो लिए रो और 4 लिए कॉलम। तो ये भी मैंने ना निकाल दिया। तो टोटल एम्प्लॉयज़ मैंने निकाल लिए। तो पहली वाली में आपने 100 एम्प्लॉयज़ को स्टडी किया है, 68 को प्रेजेंट मेथड पसंद है और नए मेथड जो है 32 को पसंद है। ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में मैंने 100 का सैंपल लिया।
साउथ ईस्ट में मैंने 120 का सैंपल लिया, 75 और 45 इनका रेशियो आ गया प्रपोर्शन। इसी तरह मैंने 90 और 110 लिए सेंटर और वेस्ट से, और यहाँ पे मैंने इस टेबल को मैं बोलता हूँ कंटीजेंसी टेबल। अब इस कंटीजेंसी टेबल में 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। रो को हमेशा पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। तो ये कंटीजेंसी टेबल जो है, कौन सी कंटीजेंसी टेबल है? 2/4। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। दिस टेबल इज कॉल्ड 2x4 कंटीजेंसी टेबल, क्योंकि इसके अंदर 2 तो रो है और 4 कॉलम है। अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो ऑब्जर्व्ड तो मैंने निकाल ली है, पीछे ये जो टेबल बनी थी ये मेरी क्या हो गई? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, जो रियल में मैंने देखा कि 68 और 32 लोगों ने प्रेजेंट और न्यू मेथड को लाइक किया। साउथ ईस्ट में 74 और 45 को, 57 33 को, 79 और 31 को। ये नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको मैंने स्टडी किया। अब मुझे क्या करना है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि अगर मैं सभी को ये मान के चलूं कि चारों पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन जो हैं, ट्रू प्रोपोर्शन जो हैं टोटल पॉपुलेशन के, जो प्रेजेंट प्लान को प्रेफर करते हैं, उसको मैं कैसे दिखाऊं? P sub n proportion in the नॉर्थ ईस्ट हु प्रेफर प्रेजेंट प्लान। प्रेजेंट प्लान को प्रेफर करने वाले अलग अलग रीजन के अंदर जो लोग हैं उनका प्रोपोर्शन मैंने क्या मान लिया? इस तरह से मैं इनको सिंबलाइज करूंगा। तो P sub n क्या है? नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पे n ले लिया ना, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितने लोग हैं जो प्रेजेंट प्लान को, प्रेजेंट मेथड को लाइक करते हैं, वो हो गया Pn। तो Ps क्या हो गया? साउथ ईस्ट में कितने लोग प्रेजेंट प्लान को लाइक करते हैं। Pc क्या हो गया? सेंटर के अंदर कितने लोग लाइक करते हैं। और Pw क्या हो गया? वेस्ट में कितने लोग लाइक करते हैं। तो मैंने इनको इस तरह से शो कर दिया। अब ये मेरे पास सिंबल आ गए, तो मैं अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाऊंगा। नल हाइपोथेसिस मेरी क्या होगी? नल हाइपोथेसिस विल बी कि नॉर्थ, साउथ, सेंटर और वेस्ट कोस्ट के अंदर चारों के प्रोपोर्शंस जो हैं वो इक्वल हैं। 4 प्रोपोर्शन हो गए, मोर देन 2 सैंपल हो गया, और मोर देन 2 सैंपल में हमने प्रोपोर्शंस की इक्वालिटी को चेक करना है, तो इसलिए हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हुई कि ये जो चारों मेरे रीजन के अंदर जितने लोगों ने प्रेजेंट मेथड को लाइक किया है, दे आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शंस ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अल्टरनेटिव क्या हो जाएगी कि ये चारों डिफरेंट डिफरेंट है, दे आर नॉट इक्वल। प्रोपोर्शन जो है, proportion is not equal among the regions। अगर नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू निकल जाए, अगर मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू आ जाए, मतलब ये मेरा ट्रू आ जाए, ये मेरी नल हाइपोथेसिस थी ना, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको ट्रू मान लूं तो मुझे यहां मान के चलना पड़ेगा कि ये मेरी नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है, तो हमें सारे का सारा डाटा कंबाइन करना पड़ेगा चारों सैंपल के अंदर। उनका जो प्रोपोर्शन आया है, जो भी प्रोपोर्शन मैंने क्वेश्चन में दिखाया है, उन सब प्रोपोर्शंस को मैं क्या करूंगा? कंबाइन कर दूंगा। क्या निकालने के लिए? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कि एक्सपेक्टेड कितनी आएंगी अगर मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है। इफ माई नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, देन वी कैन कंबाइन द डेटा फ्रॉम आवर 4 सैंपल्स एंड देन एस्टिमेट। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो टोटली ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। इस सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहां भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की बजाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फार्मूला है। तो एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी ही पड़ेगी काई स्क्वायर टेस्ट में, जब भी आप प्रोपोर्शंस चेक कर रहे हो। तो अगर मैं नल हाइपोथेसिस को ट्रू मान लूं तो मैं कंबाइन कर सकता हूं मेरे डाटा को जो मैंने 4 सैंपल से लिया है, और हम एस्टिमेशन निकाल सकते हैं कि कितना प्रोपोर्शन है टोटल लोगों का जो प्रेजेंट मेथड को लाइक कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहा हूं मैं,
मेरे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब अलग अलग जगहों के अंदर कितने लोगों ने प्रेजेंट मेथड को लाइक किया है, वो मेरे को दिया हुआ है, वो मैंने असल में निकाला था। वो क्या आया था, वो अगर आपने पिछले टेबल में देखा हो अगर, तो वो आया था 68, 75, 57 और 79। ये चार जो हैं अलग अलग रीजन के अंदर, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रेजेंट मेथड को लाइक किया है। और मैंने ये भी नल हाइपोथेसिस ली थी कि मेरी नल हाइपोथेसिस ये थी कि ये चारों के चारों बराबर हैं। तो अब मुझे एस्टिमेशन निकालने के लिए, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन चारों प्रोपोर्शंस को कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने 2 प्रोपोर्शन के अंदर किया था पिछले चैप्टर के अंदर। तो मैं चारों प्रोपोर्शंस को कंबाइन करके नया एस्टिमेशन निकालूंगा कि कितने लोग हैं जो प्रेजेंट मेथड को लाइक करते हैं एज ए होल टोटल वर्कफोर्स के अंदर। तो मेरे चारों जो रीजन के अंदर जितने लोगों ने प्रेजेंट मेथड को लाइक किया था उन सबको मैंने प्लस कर लिया, और जितने ये टोटल लोग थे उनको भी मैंने प्लस कर दिया। तो ये मेरा क्या आ गया, 279 ऐसे लोग हैं जो प्रेजेंट मेथड को लाइक करते हैं, और टोटल लोग कितने हैं 420। तो ये कितना आ गया 66.43। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या निकल करके आ गई 66.43। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मिल गया जो कि आना चाहिए। तो अब मेरे पास ये 66.43 जो एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन वैल्यू है पॉपुलेशन की, वो प्रेजेंट मेथड को लाइक करेंगे। तो बाकी जो बच गया 33.57, 1 में से अगर इसको माइनस कर दूं तो ये जो 33.57 है ये न्यू मेथड को लाइक करने वाले हैं। तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई जो न्यू मेथड को लाइक करने वाली है और प्रेजेंट मेथड को लाइक। प्रेजेंट मेथड वाली है 66.43, 100 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 33.57। तो मेरे पास दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ चुकी। अब मैं एस्टीमेट लगा सकता हूं कितने, जो मैंने सैंपल लिया था मैंने एम्प्लॉयज का हर एक रीजन के अंदर, वो कितने आने चाहिए। तो अब मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ सैंपल से। Proportion of sampled employee in each region expected to prefer the two review method। अब मेरे पास देखो प्रोपोर्शन आ गया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई है कि 66.43 तो लोग हैं जो लाइक करते हैं, और 33.57 लोग हैं जो न्यू मेथड को लाइक करते हैं। तो अब मैं नंबर ऑफ सैंपल के हिसाब से प्रोपोर्शन निकाल सकता हूं टोटल। ये आपके चारों एरिया आ गए। टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना था, यहाँ पे मैंने 100 का सैंपल लिया था, साउथ ईस्ट में मैंने 120 का लिया था, सेंट्रल में 90 का लिया था, और यहाँ 110 का लिया था। तो एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, जो प्रेजेंट मेथड को लाइक करेंगे, तो इनको मुझे इस एस्टिमेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनके नंबर अलग अलग है ना। तो मुझे इनको इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके इनको 100 की रेंज में निकालना पड़ेगा। तो ये आ गए 66.43, 79.72, 59.79, 73.7। तो ये जो मैंने 100 लोग लिए थे, इसमें से इतने लोग हैं जो प्रेजेंट मेथड को लाइक करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेरी ये आ गई है, यहाँ पे 120 के हिसाब से इतने लोग आ गए, यहाँ इतने आ गए और यहाँ इतने आ गए। ये मेरा आ गया एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर प्रेजेंट मेथड। अब मैंने एक्सपेक्टेड इसको नंबर में निकाल लिया सैंपल के हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। सैंपल के अकॉर्डिंगली मैंने इनकी वैल्यू निकाल ली कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आने वाली है, सैंपल से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 66.43 आया है ना, ये 100 के हिसाब से आया था। तो अब मुझे इसको नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ सैंपल कितना है उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। इसी तरह मैं न्यू मेथड का भी निकाल सकता हूँ। ये मेरा न्यू मेथड का आ गया, 100 का मैंने सैंपल लिया, या 120 का, या 90 का, या 110 का, इसको 33.57 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरा क्या आ गया, न्यू मेथड को लाइक करने वाले एक्सपेक्टेड नंबर आ गए मेरे पास। तो अब मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी आ गई है मेरे पास जो मैंने एक्चुअल में निकाली थी, और मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आ गई है कि वैल्यू कितनी आनी चाहिए
ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मैंने क्या कहा कि चारों प्रोपोर्शन जो हैं वो सेम है, इसलिए मुझे एक कंबाइन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोलूँगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अब मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो है दोनों मेरे पास आ गई हैं, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड के अंदर प्रेजेंट मेथड को लाइक करने वाले भी हैं मेरे पास और न्यू मेथड को लाइक करने वाले भी हैं जो मैंने एक्चुअल में निकाले, और एक्सपेक्टेड में भी मेरे पास वो मैंने निकाल लिए कि प्रेजेंट मेथड को कितने लोग लाइक करते हैं और न्यू मेथड को कितने लाइक करते हैं। तो अब मेरा असल में क्वेश्चन यहाँ से अब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मैंने ऑब्जर्व्ड टेबल थी और एक्सपेक्टेड टेबल थी उन सबको कंबाइन कर दिया, सारी इन्फॉर्मेशन को नेक्स्ट टेबल के अंदर मैं निकाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअल वैल्यू मिलेगी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू जिसको हम कहते हैं, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, दोनों मिलेंगी। कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरे पास 4 रीजन है। प्रेजेंट मेथड को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, ये मेरे पास है, ये मैंने निकाले थे, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। ये प्रेजेंट मेथड को लाइक करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड मैंने निकाल लिए थे, थ्योरेटिकली कितने आए थे मेरे, ये मेरे एक्सपेक्टेड आए थे। इसी तरह न्यू मेथड को लाइक करने वालों की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी मैंने निकाल ली है। तो ये मैंने अब तक किया है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मेरे को दी हुई थी, मैंने क्या किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली, सबका कंबाइन करके और उसको सैंपल का नंबर से गुणा करके मेरे पास ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई थी। मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया था, उसमें से 68 ने प्रेजेंट मेथड को लाइक किया था। जब मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली तो मुझे पता लगा कि 66.43 लोग जो हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आनी चाहिए। तो इन सब का मैंने ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे ये पता करना है कि क्या ऑब्जर्व्ड में और एक्सपेक्टेड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो हमें अगर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि प्रोपोर्शन जो है वो सेम है या नहीं, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इनको कंपेयर करने से आगे जो मेरे रिजल्ट आएंगे उससे मेरे को पता लगेगा कि नल हाइपोथेसिस इक्वल है या नहीं। अगर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पास पास हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को। देखो क्या किया, अगर मेरी नल हाइपोथेसिस मुझे चेक करनी है कि चारों रीजन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो मेरी ये जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये जो ऑब्जर्व्ड मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, और ये जो मेरी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये एक दूसरे के पास पास होनी चाहिए, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इनमें कम डिफरेंस होगा तो इसका मतलब मेरी ये जो नल हाइपोथेसिस है ये एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर इनमें डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो ये मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड को जो है उसके ऊपर एक टूल लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, और ये कहेंगे कि देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द एम्प्लॉइज इन द 4 रीजन प्रेफरिंग द न्यू मेथड। कि जो अलग अलग जगहों पे जो एम्प्लॉइज रह रहे हैं वो जो प्रेजेंट मेथड को प्रेफर कर रहे हैं उनके प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये हमें पता लग जाएगा। यहाँ से मेरा क्वेश्चन जो है वो रियल में काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऑब्जर्व्ड में और एक्सपेक्टेड में कितना डिफरेंस है वो हम इंट्यूटिव फीलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे ही नहीं ना सीधा ही नहीं बोल देंगे कि 75 हमारा ऑब्जर्व्ड है और 78 हमारा एक्सपेक्टेड है, तो यार 2 ही का डिफरेंस है तो इसको बराबर ही मान लो। इस तरह से नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे, जो हम कैसे निकालेंगे उसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला है काई स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इस सब को डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, इस सारे की जो वैल्यू आएगी उसका सम करेंगे। दोबारा ध्यान से देखेंगे,
क्या कर रहे हैं, काई स्क्वायर कैसे निकलेगा, आपने जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है एफ सब ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसका कर देंगे स्क्वायर, कि जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है और जो फ्रीक्वेंसी आपने एक्सपेक्टेड निकाली है उनके बीच के डिफरेंस का किएंगे हम स्क्वायर। इस स्क्वायर करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड से, और जो ये सारी वैल्यू आएगी उसका हम करेंगे सिग्मा। तो सिग्मा आपने यहाँ पे पहले पूरे पे लगाया है, पहले आपको ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी फिर निकलेगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखना है, इसके अंदर फार्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। पहले इनका स्क्वायर पहले ये निकालना है, फिर हमने इसको डिवाइड करना है एफ ई से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो ये सारी वैल्यू आएंगी इनका फिर हमने करना है जोड़। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी होंगी। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी इसका करना होगा स्क्वायर, फिर ये जो वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करना होगा एफ ई से, फिर ये जो वैल्यूज आएंगी इस सब का करना होगा सिग्मा। तो आपने सिग्मा को ऊपर नहीं रखना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं सिग्मा को ऊपर रख देते हैं फिर यूं करते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। सिग्मा जो है वो सबके लास्ट में रहेगा, सिग्मा जो है यहाँ रहेगा, यहाँ, इसका मतलब ये इस सारे का टोटल है। तो सबसे पहले निकालेंगे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का डिफरेंस, प्लस माइनस को इग्नोर करने के लिए कर देंगे स्क्वायर, फिर इसको डिवाइड करेंगे एफ ई से, जो वैल्यू आएगी उस सब का करेंगे सम। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये आपका स्क्वायर हो गया इनके डिफरेंस का, ये आपका काई स्क्वायर है और ये आपका सम है। फार्मूला क्या कह रहा है कि काई स्क्वायर जो है इज द सम, किसका सम है, सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से, फिर जो डिफरेंस आया है एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड का इसका हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ईच ऑफ द डिफरेंसेस, हर एक आइटम का, फिर इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से और फिर हम करेंगे सारी आइटम्स का सम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बेस मैंने आपको समझा दिया है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी देखिए सबसे पहले, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे और स्टेप 3 में क्या करेंगे, आराम से इसको आपने समझना है। सबसे पहले ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपको ये क्वेश्चन में दी हुई थी, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई है 68, 75, 57, 79। ये आपके 4 रीजन थे जिनके अंदर वो प्रेजेंट मेथड को लाइक करते हैं, और ये 4 रीजन थे जिनके अंदर वो न्यू मेथड को लाइक करते हैं। आप जब वापस जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता ही है, पीछे आप क्वेश्चन देख लेना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमने निकाल ली थी 66.43। ये 4 जो थे ये प्रेजेंट मेथड को लाइक करने वाले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ये न्यू मेथड को लाइक करने वाले। तो इनको हमने क्या किया, एक लाइन में ले लिया। ये ऑब्जर्व्ड है और ये एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड को माइनस करना। तो 68 में से 66.43 माइनस करेंगे, इस तरह से हम इनमें सबको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यू आई है स्टेप 1 के अंदर, इसका स्क्वायर करना है हमने, मतलब इनका स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो माइनस है ये प्लस में आ जाए, सारी वैल्यूज प्लस में आ जाए। क्लियर। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो मेरी वैल्यू आई है इसको हम डिवाइड करेंगे एफ ई से, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, इसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी सारी की सारी। अब ये जो सारी मेरी वैल्यूज आई है, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे,
इन सब का सिग्मा करेंगे। ये जो मेरी वैल्यूज आई हैं इनका हम क्या कर देंगे टोटल। तो ये मेरा क्या आ गया 2.683, 2.764, ये भी 4 ही बन जाएगा ना, 2.764। ये जो लास्ट का 38 है इसको तीन में लाने के लिए 3 दशमलव तक 3 पॉइंट तक, तो ये 4 होगा। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। क्लियर? तो ये मेरा काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू को अब मैं जो हम ग्राफ के अंदर देखा करते थे, टेबल के अंदर मैं वैल्यू निकालूंगा, मेरी क्रिटिकल वैल्यू निकालूंगा, उसको कंपेयर करूंगा। सो ये जो 2.64 है ये मुझे बताएगा कि मुझे प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी, वो कंपेयर करने के लिए मुझे बताएगा। तो अगर ये वैल्यू मान लो 20 आ जाती, ये जो डिफरेंस आया है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर, मान लो ये 20 आ जाता, तो ये तो बहुत डिफरेंस है। ये तो क्लियरली बता रहा है कि प्रेजेंट मेथड और न्यू मेथड के अंदर बड़ा ही डिफरेंस है। इसका मतलब कि चारों रीजन के अंदर जो मैं मान के चल रहा था कि चारों रीजन के अंदर प्रेजेंट मेथड को प्रेफरेंस देने वाले इक्वल लोग हैं, तो वो तो नहीं होता। तो मुझे ये मानना पड़ता कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रीजन के अंदर और मेथड के अंदर। और अगर ये वैल्यू 2.764 की जगह 0 आ जाती, इसका मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो मैंने निकाला था, फार्मूला लगाया था, काई स्क्वायर जो मेरा आया है ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, इसका स्क्वायर करके सारा ये, तो ये सारे का स्क्वायर नहीं होगा, ये ऊपर ऊपर वाले का स्क्वायर होगा, सॉरी। तो ये जो मैंने फार्मूला लगाया, इसके अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैच कर रही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऑब्जर्व्ड भी अगर 50 आई है तो एक्सपेक्टेड भी 50 आई है, इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। मैं मान के चलूंगा कि मेरी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई। काई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने जो डिफरेंसेस थे उनका स्क्वायर कर दिया, इज ऑलवेज स्क्वायर। हमने ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का हमेशा स्क्वायर किया है ना, तो काई स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। नेट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक नया डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है कि आपके पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमने किए हैं, बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल। तो ये भी एक नया डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता लगा। अगर नल हाइपोथेसिस मेरी ट्रू है, अगर मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो जो मेरा सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा काई स्क्वायर टेस्ट का, वो क्लोजली अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं मैं उसको एक कंटिन्यूस कर्व, जिसको मैं बोलता हूं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेरी नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो मेरा जो कंटिन्यूस कर्व बनेगा काई स्क्वायर का, वो इस तरह का बनेगा। इसको मैं बोलता हूं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड में ज़्यादा झुका हुआ होता है और टोटल एरिया इसका 1 होता है। हर एक नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। जैसे टी टेस्ट के लिए आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक नंबर ऑफ डिग्री के लिए अलग मिलता था, इसके लिए भी अलग मिलेगा। 3 अलग अलग मैं आपको दिखा देता हूँ, 1, 5 और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए किस तरह की इनकी शक्ल होगी। जब भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल होता है, जैसे मान लो 1 डिग्री या 3 डिग्री या 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये राइट की तरफ झुका हुआ होता है। ज्यों ज्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती चली जाएगी, सैंपल साइज बढ़ता चला जाएगा, द कर्व जो है सिमेट्रिकल होता चला जाएगा। और अगर नंबर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लार्ज वैल्यू हो जाएगी अगर सैंपल की, तो एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल भी हो जाता है। तो ये आप ग्राफ देख सकते हो। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल एरिया इसका 1 होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बहुत सारे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगे, क्योंकि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपको अलग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल नहीं होता कि आप अलग अलग दिखा सको पूरी की पूरी टेबल के अंदर। तो हमने जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है, 2-4 वैल्यूज हम लेके चलेंगे कि 0.01% सिग्निफिकेंस लेवल, 0.05, 0.010 और 0.20। ये 3-4 सिग्निफिकेंस लेवल के लिए ही और कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बनाई हुई है, वो आपको शो होगी।
अपेंडिक्स टेबल टाइप 5 जो है वो आपको शो करेगी कि कितनी वैल्यू आ रही है। ये आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आप एक नंबर ऑफ डिग्री फ्रीडम के लिए देखोगे तो ये बिल्कुल ही आपको यूं नीचे की तरफ जाता हुआ मिलेगा। थोड़ा सा आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाया, सैंपल साइज बढ़ाया, तो ये आपका और बड़ा हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। और फिर आपने जब इसको 10 किया तो ये थोड़ा सा देखो नॉर्मल हो रहा है। और जब आप इसको 20 कर दोगे तो ये यूं हो जाएगा। तो ज्यों ज्यों आप सैंपल साइज बढ़ाते चले जाओगे ये राइट की साइड को स्क्यूड रहेगा, बट ज्यों ज्यों डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगी ये नॉर्मेलिटी को भी चला जाता है। तो अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी वैल्यू अलग अलग है, वो आप देख सकते हैं। अभी हम जब करेंगे तब आएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें। ये बड़ा यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको ध्यान से समझेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट यूज करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करना होता है। तो हमने जो कंटीजेंसी टेबल बनाई थी उसमें से हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा, तो आगे जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। इक्वेशन क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की? नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। ये तो हो गई सिंपल फार्मूला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। रोज -1 कॉलम -1, कितनी रोज हैं उसमें से एक माइनस कर दो, कितने कॉलम है उसमें से एक माइनस कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा। बट अब ये आया कैसे वो हम निकालेंगे कि ये फार्मूला आया कैसे। सपोज करो हमारे पास 3/4 की एक टेबल है। 3/4 का मतलब होता है कि 3 तो आपके पास रोज होंगी, 3 आपके पास रो होंगी, ये 3 रो हैं, इनको हम बोलते हैं रो। और 4 कॉलम होंगे आपके पास, 1 2 3 और 4। तो ये तो हो गई रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गई रो 3। ये हो गया कॉलम 1 का टोटल, कॉलम 2 का टोटल, कॉलम 3 और कॉलम 4। क्लियर? तो ये आपकी रो हो गई और ये आपके कॉलम हो गए। क्लियर? अब एक चीज आप देखेंगे, यहां पे मैं दोबारा भी करवाऊंगा, एक बार अब भी करवा देता हूं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, उससे आपको आसानी रहेगी कि तो ये मेरी रो और कॉलम हो गई। अब मुझे देखिए यहाँ पे मैं रेड से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। रेड से कर रहा हूँ। तो ये मेरी 3 रो हैं, ये मेरी फर्स्ट रो है, रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, और ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो ये जो 3 कॉलम हैं, ये जो 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो इसको मैं बोलूँगा 3x4 टेबल। पहला जो होता है वो होता है हमेशा रो, दूसरा जो होता है वो होता है हमेशा टेबल कॉलम। तो मान लो एक 4x5 आपने टेबल बनानी है, तो इसमें पहला जो होगा वो रो होगा, दूसरा जो होगा वो कॉलम होगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। अब मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि बात ये है, हमने अभी क्या करना है, यहां पे आपका क्या होगा, रो का टोटल आएगा। ये जो पॉइंट है 4 जो है, इसका टोटल यहां आएगा, रो टोटल। इसी तरह इसका जो टोटल होगा रो का, वो रो टोटल यहां आएगा, रो टोटल 1 रो टोटल 2, और इसका जो टोटल है वो यहां आएगा। इसी तरह ये जो कॉलम है इनका जो टोटल होगा वो यहां आएगा, कॉलम टोटल 1 कॉलम टोटल 2 कॉलम टोटल 3 कॉलम टोटल 4। और यहां आपका टोटल, इन दोनों का टोटल सेम ही आएगा, ये भी और ये भी, यहां इनका टोटल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे निकालें। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने देखा होगा हाइपोथेसिस चैप्टर के अंदर, इक्वल टू द नंबर ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन फ्रीली स्पेसिफाई। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है कि कितनी वैल्यूज हैं जिनको आप फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं, फ्रीली स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसको मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलते हैं। पिछला चैप्टर आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास
3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। इसके अंदर कुछ एक के अंदर मैंने चेक लगाए हुए हैं, कुछ में मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, एक में मैंने स्टार बनाया हुआ है। ये कैसे आया ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कॉलम टोटल हो गया, यहाँ ये आपका रो टोटल हो गया। तो ये कैसे आए ये मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। ये जो सारा मैंने किया है ये कैसे किया, ये कैसे आया। सबसे पहले देखिए आपके पास 4 कॉलम होंगे, क्योंकि ये 3/4 टेबल है, तो 3 आपके पास रो होंगी, 4 आपके पास कॉलम होंगे। तो मैंने 3 रो बना दी और 4 कॉलम बना दिए। यहाँ पे आपका रो का टोटल होगा और यहाँ पे आपका कॉलम का टोटल होगा। ये आपका रो का टोटल के लिए और ये आपकी कॉलम के टोटल के लिए मैंने अलग से एक टेबल और बना दी, कॉलम बना दिए हैं। यहाँ पे आपके कॉलम के टोटल आएंगे, क्लियर, और यहाँ पे आपके रो के टोटल आएंगे। नाउ लुक इनटू द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। टेबल की जो पहली रो है उसमें देखिए आप, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4 ब्लॉक हैं आपके पास। अब इन 4 में से ये जो पहली रो है, ध्यान से सुनिए, इन 4 रो में से 4 जो मेरे पास वैल्यूज आएंगी इसके अंदर 4 वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 और 4। इन चारों के अंदर अलग अलग वैल्यू आएगी। तो मान लो, अब राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि मान लो इसका टोटल जो है वो 50 है, इस पहली रो का टोटल 50 है। तो इस पहली रो में आप कितनी वैल्यूज फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। ये डिसाइड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास चॉइस है, ये डिसाइड कर सकता हूं, ये डिसाइड कर सकता हूं, इसको डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये मान लो मैंने 20 मान ली, इसको मैंने 10 मान लिया, 20 और 10 30, इसको मैंने 5 मान लिया, तो ये हो गया 35। तो ये चौथी को मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये अपने आप ही डिसाइड होगी। तो उसी तरह दूसरी जो रो है उसमें भी सेम प्रोसीजर लगेगा। यहाँ 4 वैल्यूज आएंगी, इनमें से कितनी वैल्यूज को मैं फ्रीली डिसाइड कर सकता हूँ, 1 2 3, इसको नहीं कर सकता। थर्ड में भी यही प्रोसीजर होगा। क्या थर्ड में भी यही प्रोसीजर रहेगा? थर्ड में ये नहीं हो सकता, थर्ड में कुछ अलग होगा। वो कैसे होगा वो देखेंगे अभी। ये 3 को मैंने डिसाइड कर दिया, ये डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरी के अंदर भी देखो, ये 3 को मैंने चेक लगा दिया, ये डिसाइड नहीं कर सकता। अब तीसरी रो के लिए क्या करें? यहां पे अगर आप देखेंगे तो कॉलम की बारी आ गई। कॉलम के अंदर यहां 3 वैल्यू है, यहां कॉलम का टोटल है। तो जब ये दोनों डिसाइड हो चुके हैं तो ये डिसाइड नहीं कर सकता मैं, ये भी अपने आप कॉलम के अंदर टोटल डिसाइड अपने आप हो जाएगा। इसी तरह ये भी कॉलम का जो टोटल है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर 3 वैल्यूज हैं, तो इसका जो टोटल है इसमें 2 तो ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं, तो इसको भी डिसाइड नहीं कर सकता। इसी तरह थर्ड कॉलम में भी मैं इसको डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो यहां मैं सर्कल लगा दूंगा। क्लियर? तो अब ये रह गया एक लास्ट, इसके कॉलम का टोटल और इसके रो का टोटल। कॉलम के टोटल की वैल्यू भी निकालनी है मुझे और रो के टोटल की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहां मैं स्टार लगाऊंगा, यहां पे मैं सर्कल नहीं लगाऊंगा बल्कि स्टार लगाऊंगा कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू जो आएगी वो यहीं पे आपकी मिल जाएगी अपने आप। क्लियर? थर्ड रो के अंदर मैंने आपको बताया, दोबारा देख लीजिए, है तो आसान बट हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड रो के अंदर थर्ड रो के अंदर ये जो एंट्री, इसके अंदर क्या वैल्यू डालूं ये ऑलरेडी डिटरमाइंड है, क्योंकि हमें पहली 2 एंट्रीज का पता है। इस कॉलम का जो टोटल है उसकी पहली 2 एंट्रीज का हमें पता है, इसलिए ये सर्कल आएगा यहाँ। इसी तरह दूसरी के अंदर भी सर्कल आएगा, तीसरी में भी सर्कल आएगा। चौथी का क्या करें? द लास्ट एंट्री इन द थर्ड रो। ये जो सारा हो गया है, ये जो लास्ट एंट्री है इसको मैं स्टार से डिनोट करूंगा, स्टार से, क्योंकि मैं इसको फ्रीली स्पेसिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये यहां से डिटरमाइन होगी और ये यहां से डिटरमाइन होगी, तो इसलिए स्टार आ जाएगा। अब अगर मैं यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मुझे निकालना हो तो कितने वैल्यूज हैं जिनको मैं फ्रीली स्पेसिफाई कर पाया, तो ये है मेरी
1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। ये 6 मेरी वैल्यूज हैं जिनको मैं फ्रीली स्पेसिफाई कर सकता हूं 3x4 टेबल के अंदर। तो ये कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ रोज -1 इंटू नंबर ऑफ कॉलम -1। तो रो कितनी थी? 3 में से एक माइनस किया और 4 कॉलम में से एक माइनस किया, तो 2 × 3 6 मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। तो इस तरह से हमें निकालना होता है। अगर मैं आपको कहूं कि क्या आप, अगर नंबर ऑफ रोज मेरी 5 हैं, ये मेरी 5 नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2, 3, 4 और एक 5। नंबर ऑफ रोज मैंने कितनी ली? 5। ध्यान से सुनिएगा, हम एक और एग्जांपल लेके देख रहे हैं। नंबर ऑफ रोज है मेरी 5 और कॉलम कितने हैं मेरे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। तो नंबर ऑफ रोज है 5 और कॉलम है 7। तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी? कैसे निकलेगा? रोज -1 कॉलम -1, तो 4 × 6 24। ये कैसे आया कि ये जो मेरी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 और कॉलम 7। तो पहली रो के अंदर मैं इन वैल्यूज को फ्रीली स्पेसिफाई कर सकता हूं, दूसरी में भी मैं इनको स्पेसिफाई कर सकता हूं, यहां पे भी मैं 6 वैल्यूज को स्पेसिफाई, यहां भी 6 को स्पेसिफाई। अब कॉलम के अंदर, अगर आप कॉलम के अंदर देखोगे तो मैं कितनी वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकता हूं? इस कॉलम के अंदर ऑलरेडी कितनी स्पेसिफाई हो चुकी हैं? ये हो चुकी, ये हो चुकी, ये हो चुकी, ये हो चुकी, तो ये नहीं हो सकती, अब ये भी नहीं हो सकती और यहां लग जाएगा स्टार। तो कितनी वैल्यूज को मैंने स्पेसिफाई कर पाया? मैं चेक कितने लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से मैं इनका टोटल जब करूंगा इन सब का जिनको मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं, तो ये आएंगी 24। तो ये कंसेप्ट था डिग्री ऑफ फ्रीडम के पीछे। कैसे निकलेंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम? नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम्स -1, ये फार्मूला रहेगा। तो अगर कंटीजेंसी टेबल में आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देकर रखे हो तो फार्मूला कैसे निकलेगा? कंटीजेंसी टेबल देखो, आपकी ए है, नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम है 4, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगा? रो 1 माइनस कॉलम 1। तो रो कितनी है? 3, 3 - 1 2 आ गया। कॉलम कितने हैं? 4, 4 - 1 3 आ गया, तो ये आ गया आपका 6। इसी तरह एक कंटीजेंसी टेबल जिसमें 5 रोज हैं, 7 कॉलम है, तो अभी मैंने आपको करके दिखाया, 24 आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। 6/9 है, तो 6 में से एक कम कर दो 5, 9 में से एक कम कर दो 8, तो ये आ जाएगा 40। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। अब मैं काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करूंगा, जो हमने एग्जांपल लिया था कि 2 प्रेफरेंस मेथड है हमारे पास, प्रेजेंट मेथड जिसमें 2 रिव्यू होंगे और न्यू मेथड जिसमें 4 रिव्यू होंगे, उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो काई स्क्वायर टेस्ट हमने लगाया है यहाँ पे। हाइपोथेसिस मेरी क्या थी कि चारों रीजन के अंदर जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है। नल हाइपोथेसिस मेरी क्या थी कि चारों रीजन के अंदर प्रोपोर्शन इक्वल नहीं है। अल्फा मेरा 0.10 था। तो अब इस अल्फा के ऊपर मुझे अपेंडिक्स टेबल 5 के अंदर देखना होगा कि कितना एरिया आ रहा है और कितनी वैल्यू आ रही है, क्रिटिकल वैल्यू क्या आ रही है। तो हमारी प्रॉब्लम जो है इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल करके आएगा? 3। ये कैसे आया? नंबर ऑफ रोज -1, नंबर ऑफ कॉलम्स -1, 2 - 1, 4 - 1, 3 आ गया। अब अपेंडिक्स टेबल 5 के अंदर 10% कॉलम के अंदर सिग्निफिकेंस लेवल के अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर मैं देखूंगा। ये रहा मेरा
डिग्री ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर टेस्ट है मेरा, अपेंडिक्स टेबल 5 है। तो नंबर ऑफ सैंपल अगर मोर देन 30 हो तो मैं ये टेबल यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ दी हुई है, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई थी मेरी 3। अब 3 के ऊपर 0.10 एरिया के ऊपर मैं देखूँगा, तो मैं 10 के अंदर एरिया में जब गया तो मेरी क्रिटिकल वैल्यू निकल करके आई 6.251। ये आप देख सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने यहाँ लिया, इसके सामने मैंने देखा 0.10 एरिया में तो 6.2.1। तो अपेंडिक्स टेबल 5 में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के आगे मैं 10% कॉलम के आगे देखूंगा, तो मेरा ये वैल्यू जो निकल करके आई 6.251 निकल करके आई। ये मेरा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है 10% एरिया के अंदर, ये कितनी आई 6.2.1। मैंने जो वैल्यू निकाली थी वो मेरी वैल्यू कितनी आई थी 2.764। तो ये मेरे इस एरिया के अंदर है, ये मेरा एक्सेप्टेंस एरिया है। इधर वाला जो एरिया है ये एक्सेप्टेंस एरिया है। ये जो मेरा एरिया है ये वाला, अगर मेरी वैल्यू इसके अंदर आएगी तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो 2.674 एक्सेप्टेड एरिया में है, तो आई विल एक्सेप्ट माई नल हाइपोथेसिस विद इन द एक्सेप्टेंस रीजन। Therefore, we will accept the null hypothesis that there is no difference between the attitude about job interview in the found region। जो मेरे 4 रीजन थे उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है उनके प्रोपोर्शन में। उन चारों को प्रेजेंट मेथड पसंद है, उनके अंदर जो डिफरेंस दिखा रहे हो वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कितना था 68, 75, 57, 79। तो ये प्रोपोर्शन चाहे अलग अलग आ रहा था प्रेजेंट मेथड में, फिर भी हमने इसको सिग्निफिकेंट नहीं माना। हमने ये कहा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ दीज 4 एरियाज विद रिगार्ड टू जॉब प्रेफरेंस। तो इस तरह से हम इसको डील कर सकते हैं। तो हमने अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट एटीट्यूड अबाउट जॉब परफॉर्मेंस रिव्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योग्राफी या लोकेशन। कि लोकेशन का और जॉब प्रेफरेंस रिव्यू का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर? आई होप आपको डिटेल में ये सारा समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन एक और आता है कि अगर 2 से ज़्यादा टेबल दे रखी हो फिर कैसे करना है क्वेश्चन। हमारी जो कंटीजेंसी टेबल है उसमें रोज जो है वो 2 से अगर ज़्यादा दे रखी हो तो ये थोड़ा सा मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। उसको हम अभी स्टडी करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कैसे निकालना है। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर स्मिथ जो है प्रेसिडेंट है नेशनल जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, और वो खिलाफ है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस जो है एक स्कीम है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे हमारे यहाँ आयुष्मान योजना है, उसी तरह फॉरेन में कोई स्कीम चल रही है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, वो इसके खिलाफ है। वो एक कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसका प्रेसिडेंट है। और उसने कहा है कि ये जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है ना ये अच्छी नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस लेने से क्या होता है, जैसे ही आपके पास कोई इंश्योरेंस आता है तो आप तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो। और अगर आपका हॉस्पिटल जो है उसके अंदर आपने इंश्योरेंस आपका अप्रूव हो गया है तो आप उसमें ज़्यादा दिन पड़े रहते हो। यू स्टे मोर वेन एवर यू आर हैविंग इंश्योरेंस। मान लो आपका 100% कवरेज है इंश्योरेंस की, आपको कोई भी बीमारी लग जाए आप कितने भी दिन रुक सकते हो, तो आप ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में स्टे करते हो। तो इसका मतलब आपका इंश्योरेंस किस तरह का है और आप कितने दिन हॉस्पिटल में स्टे करते हो, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड नंबर ऑफ डेज वेयर यू स्टे इन द हॉस्पिटल, वो डिपेंड करता है इंश्योरेंस के ऊपर। तो अगर आपका इंश्योरेंस ऐसा है कि वो आपका कवरेज नहीं दे रहा आपको, तो आप हॉस्पिटल से तुरंत निकलने की सोचोगे। और अगर आपका इंश्योरेंस अच्छा है, 100% कवरेज दे रहा है हर बीमारी का, तो आप ज़्यादा दिन तक पड़े रहोगे। तो उसने भी यही आर्ग्यू किया है। उसने क्या तर्क दिया है कि ये जो इंश्योरेंस हम लगाने की सोच रहे हैं ये बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का जो सिस्टम हम जो लगा रहे हैं
उससे लोगों को क्या इनकरेजमेंट मिलती है, लोगों को हौसला मिलता है कि वो और दिनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहें। तो हम ये जो इंश्योरेंस दे रहे हैं कि आपको हम इंश्योरेंस देंगे, आपको 100% देंगे इंश्योरेंस कवरेज, 80% देंगे, 50, ये कुछ प्लान है। तो इन प्लान की वजह से 100% वाला जो है वो ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। इससे लोगों को बढ़ावा मिलेगा ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहने की, क्योंकि हॉस्पिटल में सफाई है, खाना पीना है, टीवी लगा हुआ है। तो स्मिथ क्या बिलीव करता है कि कितने दिन आप हॉस्पिटल में स्टे करते हो वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस लिया हुआ है। अब हमारे पास दो एट्रीब्यूट आ गए ना, कि एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया स्टे का, और एक हमारे पास आ गया इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। तो ये दो एट्रीब्यूट हमने चेक करने हैं। तो इस दो एट्रीब्यूट को चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। तो उसने अपनी जो सेक्रेटरी है ड्रोना, स्टाफ स्टैटिस्टिशियन है, उसको स्टैटिस्टिक्स आती है डोना को, उसको कहा है कि इस मैटर को चेक करो। डोना ने डाटा कलेक्ट किया, 660 हॉस्पिटल के ऊपर उसने डाटा कलेक्ट करके देखा और देखा कि लोग कितने दिन तक रुकते हैं और उनका इंश्योरेंस क्या है। तो उसको मैं इस टेबल में दिखा रहा हूँ कि उनका इंश्योरेंस कवरेज कैसा है और उनका लेंथ कितना है रुकने का। तो हमने देखा कि कितने दिन तक वो हॉस्पिटल में रुक रहे हैं, 5 दिन से कम, 5 से 10 दिन तक रुकने वाले कितने हैं, 10 से ज़्यादा दिन रुकने वाले कितने हैं, और टोटल कितना आया इसका। इधर मैंने लिया कि फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, कि आपका जो इंश्योरेंस प्लान है उसमें कितने % कॉस्ट आपकी कवर होगी। अलग अलग प्लान होते हैं कि आपका मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा आया, तो आपने जो प्लान ले रखा है वो ये कहता है कि 50% ही कवर होगा, 100% कवर होगा, 25% कवर होगा। तो ये अलग अलग प्लान होते हैं। आपने कौन सा प्लान ले रखा है? तो आपका जो प्लान है वो है लेस देन 25% आपको उसकी रिकवरी मिलेगी। तो ऐसे कितने लोग हैं? 40। क्या समझ में आया? कि ऐसा प्लान जिसमें आपको सिर्फ 25% ही कॉस्ट कवर की जाएगी, जितना खर्चा लगा है उसका 25% ही कंपनी देगी, और 5 दिन से कम रुकने वाले 40 हैं, 5 से 10 दिन रुकने वाले 75, 10 दिन से ज़्यादा रुकने वाले 65, जिनका 25% ही कवर हो रहा है। तो टोटल 180 लोगों में से ये 180 लोग कौन से हैं जिनका 25% से कम का कवर हो रहा है। उसमें से 40 जो है वो 5 से कम दिन रुकते हैं, 75 जो है 5 से 10 दिन, और मोर देन 10 डेज जो है 65 रुकते हैं। इसी तरह मैंने 25 से लेकर के 50% कवरेज देने वाला जो प्लान है उसमें 30, 45 और 75 लोग हैं। टोटल मैंने कितने लिए इसमें से? 150। इसी तरह 50 का मैंने ले लिया। 50% से ज़्यादा कवरेज देने वालों में 5 दिन से कम रुकने वाले 40 हैं, 5 से 10 दिन रुकने वाले 100 हैं, और 10 दिन से ज़्यादा रुकने वाले 190। ये देखो, यही कह रहा था ना वो, 190 लोग हैं, क्योंकि इनका इंश्योरेंस कवरेज बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। अब वो यही चेक करना चाहता है कि क्या डेज इन हॉस्पिटल, कितने दिन आप हॉस्पिटल में रुकते हो और कितना आपका इंश्योरेंस कवर हो रहा है, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं, इंडिपेंडेंस है या नहीं। तो इन पूरी पॉपुलेशन को मैंने कई कैटेगरीज में बांट दिया, और बेसिकली मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, डेज कितने रुकते हो और प्लान कैसा है इंश्योरेंस का। इनका आपस में क्या इंडिपेंडेंस है उसको हमने चेक करना है। उसके लिए हम हाइपोथेसिस लगाएंगे। तो टोटल मैंने 660 लोग लिए। 5 दिन से कम रुकने वाले 110 हैं, 5 से 10 दिन रुकने वाले टोटल 220 हैं, 10 दिन से ज़्यादा रुकने वाले 330 हैं, 25% से कम कवरेज वाले 180 हैं, 25 से 50% वाले 150 हैं, मोर देन 50% कवरेज वाले 330 हैं। तो अब मेरे पास जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग 9 लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर दी गई हैं, और कैटेगरीज भी आपको 3 दी गई हैं। क्या हाइपोथेसिस लगाएगी डोना? नल हाइपोथेसिस क्या है? लेंथ ऑफ स्टे एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस आर इंडिपेंडेंट। कितने दिन रुक रहे हो, कौन सा प्लान है, इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। किसी भी तरह का प्लान हो सकता है और लोग कितने दिन भी रुक सकते हैं। और लेंथ ऑफ स्टे जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस पे। तो जो स्मिथ जो था, डायरेक्टर था, प्रेसिडेंट था, वो तो यही चाहेगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो
तो वो यही प्रूव करना चाहता है कि लेंथ ऑफ स्टे जो है वो डिपेंड करती है इंश्योरेंस के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अल्फ़ा इसने बहुत ही कम लिया है 0.01, इसका मतलब ये जो रेंज लेके चलेगा ये बहुत ज़्यादा लेके चलेगा, वो हमारे पास काफ़ी छूट मिलेगी हमें। वो पिछले चैप्टर में मैंने बताया था क्या होता है ये। फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा काई स्क्वायर टेस्ट में, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हर एक 9 सेल की। 9 सेल है, ये देखिए 9 सेल हैं हमारे पास, ये 9 सेल हैं। इनकी मुझे ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तो मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मुझे अब इनकी एक्सपेक्टेड भी निकालनी है। तो एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगी, इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज है, वो हमें करना है, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, तो सबसे पहले मैं लेस देन 5 डेज और लेस देन 25% कवरेज वाली के अंदर सबसे पहले वैल्यू देख लूँगा, उनका टोटल देख लूँगा। ये देखिए ये मेरी वैल्यू है। सबसे पहले मैं एक्सपेक्टेड निकालने के लिए भी लेस देन 5 डेज और लेस देन 25% कॉस्ट अगर कवर हो रही हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये तो मेरी ऑब्जर्व्ड है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आनी चाहिए वो निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा लेस देन 25% कवरेज हो रहा है ये 180 है, और ये मेरा 110 क्या है, लेस देन 5 डेज है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा टोटल से 660 से। दोबारा देख लीजिए क्या, बहुत ही आसान है। ये मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रो के अंदर लेस देन 25% वाले कवरेज वाले लोग हैं वो कितने हैं, 180, तो मैं 180 ले लूँगा। और इधर लेस देन 5 डेज वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल 180, ये ले लूँगा, डिवाइड बाय कर दूंगा टोटल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 30 का मुझे अगर निकालना हो, 30 का इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस रो के अंदर जो टोटल है वो ले लूँगा 150। तो इसका मतलब रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ द आइटम। 150 इधर हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 660। तो एक और निकाल के दिखा देता हूँ मैं, मान लो मुझे इसकी निकालनी है। तो रो का टोटल 330, ये मेरी रो का टोटल ये रहा, इधर मेरे कॉलम का टोटल 330 और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 660, ये आ जाएगा 100। क्लियर। तो इस तरह से मैं पहली रो के अंदर जो पहली मेरी आइटम मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है उसका 180 आया था, और वो जो मेरा था उसको डिवाइड करूँगा 660 से। इसी तरह मेरे को 25% ऑफ द कॉस्ट है उसकी जो वैल्यू आई है वो 110 आई है, उसको मैं डिवाइड करूँगा 660 से, जो लेस देन 5 डेज आ जाएगी। इसने क्या किया है, ये एक अलग तरीका बता रहा है, तरीके दोनों ही ठीक हैं। इस कॉलम के अंदर इसने क्या किया, ये जो लेस देन 5 डेज है, लेस देन 5 डेज की ये जो वैल्यू है, ये 25% वाले की, इसकी मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो इसने क्या किया, इसका रो का जो टोटल है 180, इसको डिवाइड कर दिया 660 से टोटल से, और इधर जो लेस देन 5 डेज है इसका जो कॉलम टोटल आया है 110, इसको भी डिवाइड कर दिया 660 से। तो 660 और 660 तो दोनों तरफ एक ही रहेगा, तो शॉर्टकट क्या हो जाएगा, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय 660। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो हम जो है इसको लेंथ ऑफ द स्टे एंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस आर अगर इंडिपेंडेंट है तो हम एक इक्वेशन यूज कर सकते हैं जो एस्टिमेट कर देगी प्रपोर्शन को फर्स्ट सेल के अंदर। वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि लेस देन 5% ऑफ कॉस्ट वाले जो हैं वो कितने हैं, 180 डिवाइड बाय 660, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, जिनका स्टे लेस देन 5 डेज है, तो 5 डेज वाले हैं 110 बाय 660। इस तरह इसको निकाल सकते हैं। इस सारे को यूज़ ना करने के बजाय आप एक और तरीका भी अपना सकते हैं
वो क्या है, ये रहा, रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय एन। रो का टोटल ले लो, कॉलम का टोटल ले लो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। पहले का निकाल के दिखाता हूं मैं आपको किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आपने रो लेना है, फिर कॉलम देखनी है कौन सी है, ऑब्जर्व्ड निकालनी है, एक्सपेक्टेड निकालनी है, और फिर हमने इसका डिफरेंस निकालना है ऑब्जर्व्ड का और एक्सपेक्टेड का, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर को डिवाइड करना है ऑब्जर्व्ड से। तो पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो और पहला ही कॉलम, इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या आया था 40, एक्सपेक्टेड क्या आई 30। ये 30 कैसे आया, ये आया रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइड बाय 660, जो मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूं। और ऑब्जर्व्ड में से मैंने एक्सपेक्टेड निकाल दिया, ये 40 माइनस 30 कर दिया, तो ये आ गया 10। 10 का कर दिया स्क्वायर 100, 100 को मैंने डिवाइड कर दिया ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी से, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी 30, तो ये आ गया 3.3.3। इसी तरह मैं सारों का कर सकता हूँ। ये मेरी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये मेरी एक्सपेक्टेड है। ये कैसे निकाली मैंने, ये मैं ऑलरेडी आपको यहाँ बता चुका हूँ। इस तरह आप इसको निकाल सकते हो। ये मेरी ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड आ गई, इस सारी का स्क्वायर कर दूंगा तो ये सब पॉजिटिव में आ जाएंगी, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगी, और इन सब को मैं डिवाइड कर दूंगा ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, तो ये आ गया। अब ये जो मेरी वैल्यूज आई हैं, इन सब का मैंने क्या करना है, सिग्मा करना है। लास्ट में मैंने इन सब का जोड़ कर दिया, तो ये आ गया 24.315। इसको अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लूंगा, रो -1 कॉलम -1। रो मेरी कितनी थी, रो मेरी थी 3 -1 हो जाएगा। कॉलम मेरे कितने थे 3 -1 2, तो 2 इंटू 2 4 आ गया मेरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 4। ये कैसे आई, अगर आपको टेबल में दिखाऊं, ये रही टेबल, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 रो है, रो -1 कॉलम -1, रो कितनी है 3 -1 हो जाएगा, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो 3 -1 ये आ गया 4। तो अब मैंने रोज भी देख ली, कॉलम भी देख लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने देखा 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 0.01। अपेंडिक्स टेबल 5 के अंदर जब मैं इस 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 13.277। ये रहा, क्योंकि सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो मैं इस टेबल का यूज़ करूंगा। ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर 0.01 एरिया मैंने देखना है, तो ये आ गया 13.277। ये रहा, क्लियर। अब मैंने इसको देखना है ग्राफ के अंदर। मेरी वैल्यूज क्रिटिकल वैल्यू निकल करके आई 13.277। ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू है 13.277। इससे जो इधर वाला एरिया है उसमें तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा ये पूरा एरिया, और अगर मेरी वैल्यू इसके अंदर आई तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो मेरी वैल्यू कितनी आई 24.315, तो ये 13.277 से इधर जाकर के यहाँ आएगी। So I will reject the null hypothesis that there is a significant difference between the number of stays in the hospital and type of insurance। तो मैं रिजेक्ट ही करना चाह रहा था। इसका मतलब स्मिथ जो कह रहा था वो सच कह रहा था कि लोगों ने किस तरह का लिया हुआ है प्लान, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन तक यहाँ रुकना चाह रहे हैं। क्लियर। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करने के, किन बातों का आपने ध्यान रखना है काई स्क्वायर टेस्ट जब भी आप यूज़ करो। सबसे पहली बात आपने ये देखनी है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर बहुत कम आ रही है
अगर फ्रिक्वेंसी आपकी एक्सपेक्टेड जो हमने निकाली थी अभी, वो अगर बहुत कम आ रही हैं कुछ वैल्यूज़ के अंदर, तो उससे क्या होगा, काई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ओवर एस्टिमेटेड होगी और इससे हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगा। क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होती है, जब ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू बहुत कम आ रही है तो मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी, डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो मेरी नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपने देखना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी कम ना हो। तो जनरल रूल क्या है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर 5 से कम है एक सेल के अंदर तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। ये भी आपका क्वेश्चन नेट में आ सकता है कि कितने से कम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर आए तो आपने उस कॉलम को नहीं लेना होता। तो उस कंटीजेंसी टेबल के अंदर हम उस कॉलम को नहीं लेंगे जहां एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम आ रही है। तो अब क्या होगा, अगर किसी टेबल के अंदर एक से ज़्यादा सेल है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से कम है तो हम इनको कंबाइन भी कर सकते हैं। मान लो ये आपकी टेबल थी, यहाँ पे ये 2 वैल्यू हैं, इनकी 5 से वैल्यू कम है तो हम इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 थी, इसकी 1 थी, या इसकी 2 और 4 थी, तो इनको एक करके 1 कर दो इनको। अब इससे होगा क्या, हमने क्या किया, जब हमने इसको कंबाइन कर दिया 2 कॉलम को, तो एक तो हमारी नंबर ऑफ डाटा की कैटेगरीज कम हो गई और हमने लेस इन्फॉर्मेशन यूज़ की। लेस इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उस टेबल से। तो कंटीजेंसी टेबल में 5 से अगर कम की वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू तो उसको हमने नहीं लेना, और अगर एक से ज़्यादा कोई सेल है जिसमें 5 से कम वैल्यू है तो उसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं। बट उससे क्या होगा, हमारे को इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी और नंबर ऑफ कैटेगरीज भी कम हो जाएंगी। थैंक यू। इससे पहले एक बात रह गई मेरे मन में कि अगर कभी भी काई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ जाए अगर, तो हमें बड़ा ही केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा जो डाटा है उसके साथ हमने छेड़खानी की है। काई स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, कभी भी 0 आ तो सकती है बट ऐसा होगा नहीं। अगर आपने डाटा के साथ छेड़खानी कर रखी होगी ना तभी वो 0 आएगा, अदरवाइज काई स्क्वायर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सो थैंक यू सो मच। हमने आज काई स्क्वायर के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स को चेक करने के लिए कि क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हमने काई स्क्वायर यूज़ किया, और इसमें हमने मोर देन 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की इक्वालिटी को भी साथ साथ चेक कर लिया। तो 2 चीज़ हम कर चुके हैं। अब 2 आपकी चीज़ें रह गई हैं जो हम काई स्क्वायर से टेस्ट कर सकते हैं। पहला गुडनेस ऑफ फिट, कि क्या कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें यूज़ करना चाहिए अगर हमें पता ना हो, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने सही लगाया या नहीं लगाया, नॉर्मल, पाइसन और बाइनोमियल, क्या ये मैंने सही लगाया या नहीं लगाया, इसको चेक करने के लिए मैं काई स्क्वायर का यूज़ कर सकता हूँ। और एक वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए पॉपुलेशन के अंदर, या वेरिएंस चेक करने के लिए 2 पॉपुलेशन के अंदर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने इस लेक्चर को इतने आराम से सुना, प्यार से सुना। आप